ओके, तो कैमरा भी ऑन है, चलिए। ओके, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो गई है सबको। यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे, पहले देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। ये सब हमने कर लिया था, दो तरह के फील्ड, इनसाइड और आउटसाइड। उसके अलावा ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे रेडियस के, अगर सर्कल में मूव करता है पार्टिकल तो क्या फॉर्मूले होते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और टोटल लॉरेंज फोर्स में क्या फर्क है। सर अब तो नीट में 200 क्वेश्चंस आएंगे। हाँ 200 आएंगे, लेकिन 180 करने भी, ऐसा है सर लेकिन पढ़ने तो 200 पढ़ेंगे ना। पढ़ने 200 पढ़ेंगे, हाँ टाइम लगेगा पढ़ने में। तो जेई में भी तो ऐसी हुआ था इस बार, वो इस बार के लिए है, लेकिन मेरे को लगता है परमानेंट रहेगा। लेट अस सी क्या होता है। यस सर। सर हमारी बारी में भी, क्योंकि वो शायद 2022 में भी ऐसा ही रहे शायद। लेट अस सी, कोई खबर आई है ऐसी? नहीं सर, इस बार भी सिलेबस कम करने के लिए कहा था ना, तो ये जो सर 200 क्वेश्चंस का सर्कुलर आया वो इसी की वजह से आया ना। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है सर, जब सिलेबस में थोड़ा 11th में भी आपका थोड़ा शायद वो करा गया है कर्टेल, तो हो सकता है कि अभी रखे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। ओके, यस सर। तो ये हम कर चुके थे। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे वेलोसिटी वगैरह परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, वेलोसिटी और फील्ड, तो क्या फ़र्क पड़ता है, फोर्स मैक्सिमम हो जाता है आपका। ये हमने पर्टिकुलर केस देखा था, अगर हमारा ये केस था जब पैरेलल आते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है। और ये वाला केस था कि एंगल पे कुछ होता है तो क्या होता है, तो उसमें हेलिकल पाथ बनता है। हेलिकल पाथ का हमने रेडियस निकाला था, टाइम पीरियड निकाला था, पिच की लंबाई दूरी कितनी होती है वो निकाला था। कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए थे, ये सब क्वेश्चन हमने किए थे, ये भी किया था, ये क्वेश्चन किया था लास्ट में सबसे। तो यहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर ये आपके डाउट वाउट थे, तो अभी जो है इसमें 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको कर लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोगों ने समझ लिया था, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबने पढ़ लिया होगा, खुद भी पढ़ रहे होंगे सब लोग। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया अपना क्वेश्चन। ये हमने कर लिए थे सारे। अब हमें करना ही है। यहाँ तक तो क्लियर है सबको अभी तक जो हुआ है? यस सर। यस सर। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field, तो बी लिख देता हूँ मैं, यूनिफॉर्म बी, मूविंग एट राइट एंगल, moving at right angle to the field, परपेंडिकुलर वाला केस है। तो ये कह रहा है इफ द रेडियस of both particle is equal,
and the kinetic energy acquired by the proton is 1 mega electron volt. The energy of alpha particle is क्या आंसर आएगा? फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हो? प्रोटॉन का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अल्फा पार्टिकुलर कितना होगा ये बताना, ठीक है? देखो इजी है, हो जाएगा। फिर 1। 1। ओके, देखो बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। 1 आना चाहिए। देखो बाकी लोगों का आ रहा है 1। यस सर, 1 आ रहा है। यस सर। 1 आ रहा है, ओके। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था ये P बाय क्यू बी होता है या फिर 2m/k/q भी होता है। तो ये कह रहा है रेडियस दोनों की बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का बताना है। में तो दोनों का मास डिफरेंट होगा और क्यू डिफरेंट होगा। तो मास जो है और क्यू, प्रोटॉन का अगर मास हम 1 माने तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना मानेंगे फिर? 4m। और क्यू इसका अगर 1 माने तो इसका कितना होगा? 2। 2 होगा, है ना? तो इसका जो है 2e होगा, अगर इसको e मान लेते हैं मान लो। और इसको अगर हम m मानते हैं तो ये 4m होगा, या फिर 1 AMU मानोगे तो 4 AMU आएगा, या 1 U मानोगे तो 4 U आएगा। तो इससे आपका रेशो आ जाएगा फिर। तो r दोनों का बराबर है तो वी कैन से कि अगर r बराबर है तो दोनों का 2m/k इक्वल टू फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए बराबर होगा। m1 k1 और q1 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। इससे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं रेशो। b तो सेम रहेगा तो b तो कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, स्क्वायर करके और सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है? तो निकाल लेंगे सब लोग। आ रहा है सबका आंसर? 1 आ रहा है? यस सर। आ रहा है। आगे चलें? कोई सबका हो गया ना? किसी का डाउट तो नहीं है? 1 मिनट बस सर, होने वाला है। होने वाला है, क्लिक कर लो। सर आपने ये दोनों पार्टिकल्स के मास और ये चार्ज कैसे निकाला सर? ये पता है ना, प्रोटॉन पार्टिकल आपका जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली? प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बोल सकते हो, इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं हम। H+ इज ओके द सर। प्रोटॉन, है ना? और अल्फा यस। पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस इज द अल्फा पार्टिकल। हो गया सर। तो ये अल्फा पार्टिकल है, इसका मास 4 टाइम है और चार्ज 2 टाइम्स है। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज प्रोटॉन। ठीक है, और कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ये आपका भी न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा बहुत डिटेल में, तो वहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और प्रोटॉन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। गामा रे। गामा रेज, हाँ वो तो रेज है, तो रेज के बारे में पढ़ेंगे।
एक्सरेज भी है फिर, तो ठीक है चले, हो गया सबका? कृष्णा डन? डन या नहीं? हो गया सर ये क्वेश्चन। हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल enters a uniform magnetic field with velocity vector at an angle of 45 degree with the magnetic field. The pitch of the helical path is P, which is P. तो क्वेश्चन है कि the radius of the helix will be, P by 2 पाई ऑप्शन में तो है, देखो निकाल के सब लोग क्या आंसर। सब लोग ड्राइव करके निकाल के देखो फॉर्मूला क्या होता है पिच का और उसका, और फिर उसे कंपेयर करो। बिल्कुल बेसिक से ड्राइव करके देखो सब लोग, आ रहा है आंसर नहीं आ रहा? यस सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है p बाय रूट 2 पाई। ओके लेट अस सी, p बाय रूट 2 पाई, इसमें क्या दिया आंसर? P by 2 पाई आ रहा है। p बाय 2 पाई है सी। ओके यहाँ पे ए दे रखा है, देखना पड़ेगा, अभी चेक करते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन तो नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। करो सब लोग करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सर ऑप्शन सी आ रहा है। सर ऑप्शन सी आ रहा है। सी आ रहा है, p बाय 2 पाई। तो यहाँ पे आपका रेडियस तो आपका
साइन थीटा हो जाएगा एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये होता है रेडियस आपका, है ना, वी की जगह पे वी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड वगैरह निकालोगे 2πr/v करके निकालोगे, फिर वहां से आपका पिच आएगा, पिच कितना आता है इसका, सर एम वी कॉस 2/mv cos थीटा अपन में क्यों भी। एम वी कॉस थीटा अपन में क्यू बी आएगा ना। यस सर। अब यहाँ पे एंगल दोनों बराबर है क्योंकि 45 है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा सेम आएगा, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो ये एम बी बाय रूट टू क्यू बी आएगा और ये आ जाएगा 2πmv बाय रूट टू क्यू बी। तो यहाँ पे ये तो बराबर है इतना, दिस थिंग इज एक्चुअली r, तो p इक्वल टू 2πr, r इज p बाय 2π, सही है, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये यहाँ से आता है t आपका 2πr/v हो जाता है v cos थीटा, टू पाई आर बाय, वेट यहाँ पे v cos थीटा इधर को आएगा और v sin थीटा ऊपर को आएगा, ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा होगा, ये v sin थीटा होगा, तो ये वाला v sin थीटा आएगा। है ना, ऐसा कुछ आएगा मेरे ख्याल से, अगर हम इसको डायरेक्ट रिलेशन निकालना चाहें तो यहाँ से आपका p है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन आ सकता है, तो v से v कट जाएगा और ये आ जाएगा 2πr अपॉन टेन थीटा, पिच इतनी आ जाएगी और टेन थीटा आपका यहाँ पे 1 है, p इक्वल टू 2πr आ जाएगा, तो यहाँ से भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज वन मोर मेथड टू सॉल्व इट। सर दूसरा वाला मेथड एक बार बता दीजिएगा। दूसरा वाला मेथड तो डेरिवेशन है ना, जो लास्ट टाइम किया था। ये किया था हमने हेलिकल पाथ के लिए, जब तो हेलिकल पाथ के लिए हमने ड्राइव किया था तो हमने ऐसे किया था ना, t इक्वल टू ये आया था हमारा t इक्वल टू 2πr/, इससे हमने किया था 2πr/v से आ गया था ये टाइम पीरियड, फिर हमने पिच को लिखा था v cos थीटा इंटू टी, तो पिच हमारी ये वाली क्योंकि वेलोसिटी हमारी v cos थीटा थी, और इसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक सर्कल कंप्लीट करने में तो टी टाइम लग रहा था, तो टी टाइम में यहाँ पहुँच रहा था, तो ये इसकी पिच हो गई, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकाल लो तो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, v cos थीटा को t से मल्टीप्लाई कर दिया था, देखो वेलोसिटी v है, v cos थीटा इंटू टी, बस t की जगह हमने ये पुट कर दिया, t की जगह ये आ गया था 2πr/v, v sin थीटा इनफैक्ट। यस ओके सर। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, तो दिस इज द फंडामेंटल, एक्चुअली आई प्रीफर दिस वन, क्योंकि फॉर्मूला याद करके ज़्यादा फायदा नहीं होता, मैंने भूल जाते पेपर में, तो बेसिक से करोगे तो बेटर है। और क्वेश्चन में अगर कोई पैरामीटर चेंज हुआ मान लो, तो फिर फंडामेंटल से अगर आपने किए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो क्वेश्चन में कंडीशन ही कुछ चेंज कर दी तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको, अगर आपने फॉर्मूले ही याद किए, आपको फंडामेंटल नहीं पता तो इसलिए बेस्ट है कि छोटे मोटे फॉर्मूले ड्राइव करके निकाल लिया करो जल्दी जल्दी, डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग electron is moving in a circular
path under the influence of B magnetic field of 3.57 10 to power minus 2 Tesla if specific charge is 1.76 10 to power 11 coulomb per kg. The frequency of revolution of the electron is. फ्रीक्वेंसी बतानी है इस बार आपको. इसका शायद मेरे ख्याल से आंसर देख लेना एक बार, सही आ रहा है नहीं आ रहा. ऐसा मुझे लग रहा है कि पिछला गलत आ रहा था कुछ. चलो निकाल के देखते हैं. सर 62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 आ रहा है. -8. यस -8 तो बहुत स्लो हुआ. इतना स्लो चल रहा है इलेक्ट्रॉन. सर, सॉरी सर, +8 सर मैंने -11 ले लिया था वहाँ पे. +8 आएगा. +8 62 इंटू +8. ओके, बाकी लोग देखो क्या आंसर आ रहा है. ऑप्शन ए आ रहा है. 1 गीगाहर्ट्ज आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाहर्ट्ज. अच्छा, यस निकालो बाकी लोग भी सब. यस सर, यही आ रहा है. ऑप्शन ए. ओके ओके, ये आपका स्पेसिफिक चार्ज होता है Q बाय मास स्पेसिफिक चार्ज. तो ये आपको हुआ बी, आपको दिया हुआ है 3.57 10 टू पावर -2 इंटू स्पेसिफिक चार्ज इज 1.76 10 टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई. $3.57 दिया हुआ है. अच्छा ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बस आपको. 10 टू पावर 9 तो ये हो जाएगा पावर. इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है. ये सॉल्व कर लो. ठीक है, 0.8 और सर 1 आएगा, इसी से किया है एकदम सेम. यस सर. ओके, तो ये सॉल्व कर लो है ना. इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, फिर डिवाइड कर लो. 3.57 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.88. सर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. सर 3.57 डिवाइडेड बाय 3.14 कर दीजिए, 1.13 आ जाएगा. अच्छा, ऑप्शन चेक कर रहे हो? हाँ, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं डायरेक्ट. लगभग ये 1 ही आएगा. हाँ, 3.5 से थोड़ा कम आएगा ये वैल्यू, और ये 3.4 है तो 10 टू पावर 9 सही है. यही बोल सकते हैं. एग्जैक्टली करोगे तो सॉल्व होके आ भी जाएगा, है ना. ठीक है. यस सर. यस सर. कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें?
नो, आगे चलें। यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं फिर। एक और क्वेश्चन है। सर वो एच सर मिली हर्ट्स जो था वो भी उसमें क्या होता है, मतलब पावर कितनी होती है, 10 मेगा टू द पावर मेगा है ना, मेगा कितना होता है? मेगा। यस सर, 6। कैपिटल एम है ना, 6 होता है। हाँ, मेगा हर्ट्ज इज 10⁶। मेगा जूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस सर। 11th क्लास में था ना मेगा जूल, 10⁶ था वहाँ पे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। नाम सुना आप लोगों ने साइक्लोट्रॉन? यस सर। साइक्लोट्रॉन सुना है। कंस्ट्रक्शन देखिए इसकी। कंस्ट्रक्शन देखिए। नो सर। ओके ओके, ये क्या होता है एक्चुअली कि दो मैग्नेट, हाँ दो मैग्नेट के पोल के बीच में पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराया जाता है। तो ये नॉर्थ पोल है मान लो मैग्नेट का, एक साउथ पोल है, तो इसके बीच में पार्टिकल में सर्कुलर मोशन कराना है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगा मान लो, तो क्रॉस फील्ड बन जाएगा नीचे की तरफ को। तो पार्टिकल के लिए ये फील्ड क्रॉस होगा, तो पार्टिकल इसमें सर्कल में यहाँ पे क्रॉस फील्ड फील करेगा। इसमें फिर पार्टिकल को हम घुमाते हैं, ठीक है। अब घुमाते कैसे हम लोग, हम यहाँ पे एक जो है डी बनाते हैं। डी होते हैं, 2 डी होते हैं। एक डी मान लो ये वाला डी है और एक ये वाला डी है, बहुत पास पास होते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। इसके वो सर आपने अभी जितनी चीजें लेबल करके बताई ना, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है सर। दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ फिर। अभी शो हो रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो मैं कह रहा था कि 2 मैग्नेट की पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। दोनों के बीच में जो फील्ड होगा वो नॉर्थ टू साउथ होता है, पढ़ोगे मैग्नेट में भी कि मैग्नेट का जो फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ को ऐसे होता है, फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई पार्टिकल अगर होगा इसके बीच में यहाँ पे, तो उसको फील्ड जो है नीचे को जाते हुए दिखाई देगा, यानी क्रॉस फील्ड दिखेगा उसको। तो अगर मैं पार्टिकल को कोई सर्कुलर मोशन मान लो यहाँ पे करा दूं किसी तरीके से, तो क्या होगा कि पार्टिकल को जो है क्रॉस फील्ड दिखेगा, यानी नीचे की तरफ को फील्ड दिखेगा। तो परपेंडिकुलर फील्ड है, वेलोसिटी उसकी ऐसे है मान लो, सर्कल में घूम रहा है अगर, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है फील्ड से, तो पार्टिकल जो है सर्कल में घूम सकता है, ठीक है। तो सर्कल में जब घूमता है पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में, तो वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, घटती है बढ़ती है सेम रहती है? स्पीड सेम रहती है। सेम रहती है, ठीक है। क्यों सेम रहती है? जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। यस सर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों रहती थी, क्या रीजन था उसका? वर्क डन 0 हो रहा था। वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 का रीजन क्या था? सर वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री का एंगल बनता है। और फोर्स, सर जो फोर्स और वेलोसिटी है, फोर्स और जो वेलोसिटी होती है हाँ, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है वो। फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें तो कोई बढ़ेगी नहीं वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये डी यूज करते हैं ताकि वेलोसिटी बढ़े। कैसे बढ़ती है वेलोसिटी? ये 2 डी हैं, डी माने एक चैम्बर है एक तरह के, इनके अंदर पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं,
तो हम क्या करते हैं, इनको जो चैम्बर है इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? यूजुअली हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे वो करते हैं, एक्सेलेरेट कराते हैं। सर हमने पॉजिटिव चार्ज को बीच में दिया है, कहाँ से आया है वो? अभी आएगा, अभी तो बता रहा हूँ मेरे को। यहाँ पे बीच में आपका सोर्स होगा कहीं पे, यहाँ पर, ठीक है, बीच में कहीं पे सोर्स होगा, उससे चार्ज पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे सोर्स है हमारा, कोई हमने कोई सोर्स रख दिया या पार्टिकल को छोड़ दिया यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हमारा सोर्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक आपका जो चैम्बर होगा वो पॉजिटिव होगा मान लो एक टाइम पे, और ये नेगेटिव होगा किसी टाइम पे, ठीक है। तो पार्टिकल, मान लो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, मान लो ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मान लेते हैं भी। आपने पार्टिकल को छोड़ा तो क्या होगा, इधर को एक्सेलेरेट होगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल इधर को एक्सेलेरेट होगा, तो ये यहाँ पहुंचेगा। यहाँ जब ये पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बीच मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा इस पे, तो ये बेंड करेगा, या तो ऐसे बेंड करेगा, निकालना पड़ेगा आपको, इधर को बेंड करेगा, इधर को करेगा, तो हम निकाल लेंगे अभी क्यू वी क्रॉस बी से, है ना। तो किधर को बेंड करेगा वैसे निकालेंगे, तो फील्ड नीचे की तरफ है, पार्टिकल इधर को आ रहा है पॉजिटिव पार्टिकल, तो किधर को बेंड करना चाहिए इसे, कौन सा पाथ सही है इसके लिए, ये वाला सही है, ए वाला या बी वाला? ए वाला। ए वाला आ रहा है, तो पार्टिकल हमारा यहाँ को आ रहा है, तो ऐसे बेंड कर रहा होगा, ठीक है, सबका आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, यस। तो पार्टिकल, ओके, तो पार्टिकल यहाँ पे बेंड कर जाएगा इधर को। अब क्या होगा, ये यहाँ पे सर्कल में मूव करेगा, है ना, तो सर्कल में फिर ऐसे घूमेगा। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा, मान लो सर्कल इसने ये किया, तब तक क्या होगा, डी की जो पोलैरिटी है वो फिर दोबारा से रिवर्स हो जाएगी, तो अब पार्टिकल इधर को एक्सेलेरेट करने लगेगा। अब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो पार्टिकल हमारा फिर इधर को भागेगा। जब ये इधर जाएगा और सर्कल लगाएगा ऐसे चक्कर अपना, फिर दोबारा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। हम इसे सेट करेंगे इसको पोलैरिटी को कि उतने टाइम में रिवर्स हो जाए। तो ये कैसे किया जाएगा, ये तो खैर इंजीनियर का काम है, उसको देखना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट कैसे डिवाइस करूं मैं कि इतने टाइम में ही रिवर्स हो। खैर एनीवे, जब भी ये पार्टिकल हमारा सर्कल कंप्लीट करेगा तो पोलैरिटी उसे रिवर्स मिलेगी, तो फिर दोबारा यहाँ पे एक्सेलेरेट होगा और फिर दोबारा यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करेगा। तो बार बार आप देख रहे हो कि जब भी इधर से दो चीजें हो रही है इसमें, जब भी पार्टिकल एक जगह से यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है कि वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ को जा रहा है। तो आपको पता है जब कोई मैं पोटेंशियल चेंज करता हूं अपना, तो क्या होता है, मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी बढ़ती है ना। यस। एक्सेलरेट होता है पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी। जब भी वो इस डी से, एक डी से दूसरे डी की तरफ जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, साथ में रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो पार्टिकल जो है धीरे धीरे अपनी रेडियस बढ़ाता जाएगा और स्पीड भी बढ़ाता जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते इसकी स्पीड एक मैक्सिमम हो जाएगी और रेडियस इसकी जो है इस डी के बराबर हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, पार्टिकल यहां से जाके अपने बाहर निकलेगा और जाके टारगेट को, जहां पे उसका टारगेट होगा उसको हिट कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टिकल को सर्कल में घुमाया, साथ में उसे एक्सेलेरेट भी कराया। एक्सेलेरेट कराने के लिए हमने डी का यूज किया, और सर्कल में तो घूम ही रहा है वो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कल में घूम रहा है और बिकॉज ऑफ पोलैरिटी चेंज होने के कारण वो एक्सेलेरेट हो रहा है। तो ऐसे होते होते उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगी और जब वो टारगेट को हिट करेगा तो काफी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके कारण वो अपना जो काम उसे करना है, मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन करनी है, जो भी करना है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल है। यस बोलिए सर। रेडियस कैसे बढ़ रहा था सर? वॉइस ब्रेक हो गया था बीच में थोड़ा सा। देखो रेडियस तो बढ़ेगा ही ना। Yes, sir, देखो रेडियस voice का break हाँ, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यस सर। अगर आपका देखो m तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, v बढ़ रहा है, तो अगर v बढ़ेगा हमारा तो रेडियस भी बढ़ेगा। यस सर। सर मैं उसे एक्सेलरेट करा रहे हैं इसलिए भी बढ़ रहा है। हाँ, हम क्योंकि एक्सेलरेट करा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसका v बढ़ रहा यस है। सर। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? ओके सर जो पार्टिकल पोलैरिटी चेंज करने की वजह से ही मोशन कर रहा है ना सर?
हाँ, पार्टिकल पोलरिटी चेंज करने की वजह से एक्सेलेट कर पा रहा है, एक डी से दूसरे डी में आ रहा है, या एक्सेलेट हो पा रहा है। नहीं तो एक्सेलेट नहीं होगा ना, घूमता रहेगा बट एक्सेलेट नहीं होगा, सर वो घूम कैसे रहा है सर? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल का, अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे मूव मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको फोर्स लगता है ना एक परपेंडिकुलर। अगर कोई पार्टिकल ऐसे फील्ड मूव कर रहा है और फील्ड नीचे की तरफ को ऐसा फील्ड है, तो क्या पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा? नहीं सर, वेलोसिटी की वजह से अपने मूव करेगा। वेलोसिटी की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू द b, तो उस पर एक फोर्स लगेगा विच इज q v क्रॉस b, फोर्स लगेगा ये। और इसके कारण पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, इधर को सीधा नहीं जाएगा, मतलब ये इसी प्लेन पे घूमेगा, नीचे नहीं आएगा, मतलब प्लेन सेम है, प्लेन तो आपका यही वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा घूम जाएगा इस पे। ठीक है, सर लाइट के स्पीड से मूव करता है ये? नहीं लाइट की स्पीड से नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करने लगता है। इसलिए यहाँ पे आपको कई बार जो मास है वो रिलेटिविस्टिक मास लेना पड़ता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी काफी हाई हो जाती है, तो हमें जो मास यहाँ पे रखना पड़ता है वो रिलेटिविस्टिक मास रखना पड़ता है, कई बार ये होता है। ठीक है सर, जो ये डी है इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट का नेम है सर? डी का कुछ नेम नहीं, इसको डी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो पूरा है, साइक्लोट्रॉन जो पूरा है, इंस्ट्रूमेंट का नाम साइक्लोट्रॉन है। नहीं सर, इसका इंडिविजुअल नेम नहीं है कुछ, बस डी है नाम? हाँ, उसको डी बोलते हैं। ठीक है सर यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस था? दो सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है, सिग्निफिकेंस चार्ज नहीं है, पोलैरिटी है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप पोलैरिटी डिफरेंट रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज एक डी से दूसरे डी में मूव करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा जब वो एक डी से दूसरे डी में मूव करेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है। मान लो आप पोलैरिटी डिफरेंट ना करो, सेम पोलैरिटी रखो, तो क्या होगा, घूमता रहेगा लेकिन कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा, तो सेम सर्कल में घूमता रहेगा सेम स्पीड से, कुछ करेगा नहीं। ठीक है, ओके। तो क्योंकि आपने पोलैरिटी चेंज की, इसकी वजह से उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्पीड बढ़ी, रेडियस बढ़ी। बोलो पार्टिकल का हमने मास बढ़ा दिया तो भी इसी स्पीड से करवा सकते हैं? नहीं, मास से फर्क पड़ेगा ना, कि रेडियस वगैरह उसके डिफरेंट है ना, मास से फर्क पड़ेगा। अब जैसे अगर मास ज्यादा होगा तो उससे फर्क पड़ेगा ना चीजों में, फिर मास या चार्ज उसका अगर डिफरेंट होगा तो सर अगर हम ज्यादा मास ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो रेडियस, आप रेडियस का जो फॉर्मूला है आपका, उसमें मास कैसे आ रहा है आपको, एम बी बाई क्यू बी आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मास ज्यादा लोगे तो? सर रेडियस तो बढ़ेगा ही ना। रेडियस बढ़ जाएगा आपका, बढ़ सकता है बिल्कुल, रेडियस बढ़ जाएगा अगर मास ज्यादा लोगे। सर वेलोसिटी देखो इसमें दो, वेलोसिटी तो डिपेंड करेगी आपकी, एक्चुअली देखो ये चीज है, ये इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगी, है ना। तो इसको बेस्ट है आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, 2m k से मान लो मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर आप मास बढ़ाओगे और चार्ज मान लो सेम रखा आपने, अगर चार्ज सेम रखा आपने तो क्यू भी सेम आएगा, क्यू इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केस में सेम होगा। मास अगर बढ़ाओगे तो फिर रेडियस आपका बढ़ जाएगा, इस केस में बढ़ना चाहिए। सर रिपीट मैं वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा हूँ सर, कि मतलब वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा सर? वो बढ़ा पाएंगे हम उसी स्पीड से जैसे अभी हम लिमिटलेस स्पीड से बढ़ा पा रहे हैं? ओके, अगर हम मास बढ़ा दें तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो हमारा यहाँ पे फिक्स किया है, हमारा यहाँ पे रेडियस फिक्स है, मैक्सिमम जो रेडियस है उसकी एक मैक्सिमम कौन सी, देखो मैक्सिमम वैल्यू किसकी फिक्स है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड तो आपका फिक्स है, वो तो आपका जो मैग्नेट आप लोगे उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, तो बी तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्यू जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, आपने कौन सा चार्ज लिया, आपने इलेक्ट्रॉन लिया, आपने प्रोटॉन लिया, आपने अल्फा पार्टिकल लिया, उस पर डिपेंड करेगा। मास भी पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
और v जो है, अभी v जो है ये अलग चीज है। r किस पे डिपेंड करेगा? जो मैक्सिमम r होगा, r की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो रही है ना, बार बार बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? r की मैक्सिमम वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी यहाँ पे? तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। d के साइज पे, यस एक्सपेरिमेंटल Yes, सेटअप पे। sir. अगर d आप बड़ा लोगे तो बड़ी r तक वो घूमता रहेगा। मान लो पार्टिकल बाहर आ गया, यहाँ पे बाहर आ गया, अब क्या वो घूम सकता है ऐसे? अब मैंने घूम तो जाएगा वो, लेकिन क्या वो कर सकता है? एक्सेलेट हो सकता है बी पोटेंशियल से? अगर यहाँ आ गया वो, No, sir. नहीं हो सकता, है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो घूम तो जाएगा, लेकिन वी पोटेंशियल से एक्सेलेट नहीं होगा, तो आपको वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं इसके बाद फिर कुछ। तो वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब वो डी के अंदर होगा, बाहर तो बढ़ेगी नहीं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो रेडियस है, जो मैक्सिमम रेडियस है वो डी के साइज पे डिपेंड करेगा। मतलब ये जो आर है, जहां तक वो ये सब काम करेगा आपका, जो आपका घूम रहा है पार्टिकल, जो भी चीज हो रही है वो तब तक होगी जब तक पार्टिकल डी के अंदर है। तो उसका जो आर है मैक्सिमम डी के साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, Yes, sir. ओके यस सर। ओके। तो v हमारा जो आएगा, v कितना आ रहा है फिर हमारा? क्यू बी आर बाय एम ये आ रहा है। क्यू बी ये आ रहा है ना, क्यू बी आर बाय एम आ रहा है। Yes, sir. यस सर। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं मास बढ़ा दूं तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मास अगर बढ़ा दोगे, चार्ज सेम है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और डी का रेडियस सेम है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी उस पार्टिकल की, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सर मतलब हमें कम मास लेना पड़ेगा ना ये करने के लिए, मतलब टारगेट को हिट करने के लिए। आपका आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको क्या चाहिए होता है बेसिकली जब टारगेट को आप हिट करते हो? तो आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए होती है? मास ज्यादा चाहिए कि वेलोसिटी ज्यादा चाहिए या मोमेंटम सर ज्यादा वेलोसिटी चाहिए चाहिए। या Velocity काइनेटिक ज्यादा- एनर्जी? नहीं, और सोचो भी। और काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमें। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। जब आपका न्यूक्लियस कोई ब्रेक करना होता है आपको, तो जो पार्टिकल आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर पाएगा ऐसे कि नहीं कर पाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है ये। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए का इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर मैं लिखूँ, मैं इसको फॉर्मूले को, तो क्या आ जाएगा ये? अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ R इक्वल टू 2 K बाय क्यू बी आ रहा है, और इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2m K। तो K हमारा जो आ रहा है R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m आ रहा है। ठीक है, आप कह रहे थे कि मास से क्या फर्क पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मान लो कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरी फिक्स है कि मेरे को इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यस सर। ये मेरी फिक्स है, ये मेरी फिक्स है। अब मान लो कि अगर मैं m को बढ़ा देता हूँ, ये मेरा फिक्स है और ये फिक्स है मान लो, और ये भी फिक्स है, और मैं m को बढ़ा देता हूँ। अगर मैं m को बढ़ाता हूँ तो r को क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? r को फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? r को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। r को भी हमें यस सर। फिर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ सकता है इसमें। समझ में आया? सर मतलब मास बढ़ाने Yes, से sir. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा मास बढ़ाने से सर। मास बढ़ाने से अगर आपको सेम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो रेडियस ज्यादा होना चाहिए। अगर आप मान लो रेडियस सेम डी सेम यूज कर रहे हो, लेकिन आपने मास बढ़ा दिया, डी सेम है, तो क्या होगा? रेडियस सेम है, क्यू भी सेम है, मान लो क्यू दोनों का क्यू है, और बी भी सेम है, तो क्या होगा? अगर आप मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी ना। अगर आप रेडियस चेंज नहीं कर रहे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऐसे पार्टिकल बाहर निकलेगा m वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो k है, तो 2m वाले की क्या होगी जब बाहर निकलेगा? तो K/2 k/2 आधी हो जाएगी ना, क्योंकि k का फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ पे?
K इक्वल टू R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2m, ये आ रहा है फॉर्मूला आपका। तो अगर आप ये सब फिक्स रखोगे तो जब 2m वाला पार्टिकल बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी K/2 होगी। लेकिन आपको क्या चाहिए थी? आपको तो K चाहिए थी। तो फिर K करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मास बढ़ाना पड़ेगा, वो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना मास पड़ेगा, तब बढ़ाना जाके पड़ेगा। नहीं, या तो मास वापस m करो उसका, या फिर ये अगर रेडियस 2m बढ़ा का तो रेडियस बढ़ा दो, या फिर आप तब आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है, या चार्ज बढ़ाओ उसका तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है। तो आपको वो सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। सर ये सब जो होते हैं सर, ये साइक्लोट्रॉन में सर ये अनचार्ज पार्टिकल से क्यों नहीं हो पाते? अनचार्ज पार्टिकल से कैसे हो जाएगा? अनचार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगेगा, तो ना तो आप उसे एक्सेलेरेट करा पाओगे ना उसे घुमा पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ओके सर। सर वो किसी भी मेथड से नहीं करवा सकते हम अनचार्ज पार्टिकल से ये चीज? अनचार्ज पार्टिकल के लिए मैंने हमारे में तो कोई सिलेबस में तो नहीं है ये चीज। आप कोई साइंटिस्टों ने ढूंढ ली हो तो आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ है नहीं सिलेबस में कि इसको चार्ज accelerate- पार्टिकल का तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा अगर ऐसा करें तो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से नहीं कर सकते, मैंने कुछ और चीज आपको सोचनी पड़ेगी। यस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से नहीं कर सकते। ठीक है? ओके सर। ओके। सर नेक्स्ट स्लाइड करना। हो गया? यस सर। तो अगर मैं साइक्लोट्रॉन नाम से पूछूं क्या होता है तो क्या बोलोगे आप लोग? एक्सेलरेट। सर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है सर। पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करने में यूज होता है। इसका अगर मैं प्रिंसिपल पूछूं तो क्या बोलोगे? प्रिंसिपल पूछूं तो, बोर्ड में पूछें तो क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, पूरा क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे पूरा? अगर इसका प्रिंसिपल पूछूं आपसे कि क्या प्रिंसिपल है, तो आपने देख लिया ना, तो वर्किंग को देख ली इसकी। अब तो वर्किंग तो आप समझ गए, तो प्रिंसिपल क्या है इसका? बताओ बताओ। आपने क्या प्रिंसिपल लगाया यहाँ पे? सर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं एक मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड से सर क्रॉस करवा के बार बार। अगर हम बार बार किसी फील्ड को ऑसिलेट कर या वो कराएं, वेरिएबल सर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो अलग चीज है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम किसी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से ऑसिलेट करवाएं अगर हम उसको, तो जो पार्टिकल है वो लो स्पीड से हाई स्पीड अटेन कर सकता है। अटेंड कर सकता है अगर बार बार उसे हम एक्सेलेरेट कराएं। एक प्रिंसिपल तो ये है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका? कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मोशन करा रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, अलग अलग बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड से तो एक्सेलेरेट करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग उसे सर्कल में घुमा रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बार बार ऑसिलेट कराता रहूं तो आई कैन प्रोवाइड वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी टू अ चार्ज पार्टिकल। उसे बार बार अगर एक्सेलेरेट कराऊं तो वी कैन प्रोवाइड द एनर्जी अगेन एंड अगेन टू द चार्ज पार्टिकल। मान लो ये ऑक्सीलेट ना होता, ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, एक बार पार्टिकल एक्सेलेरेट होता, एनर्जी आई थी ईवी, खत्म बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा ये रिवर्स हो रहा है, तो दोबारा एनर्जी ईवी आ रही है, तो 2 ईवी हो गई, फिर रिवर्स हुआ तो फिर 3 ईवी हो गई एनर्जी पार्टिकल की, फिर 4 ईवी हो गई। तो ये बढ़ती जा रही है एनर्जी। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बार बार एक्सेलेरेट हो रहा है ये। और एक्सेलेरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार आप इलेक्ट्रिक जो पोलरिटी है उसको रिवर्स करते जा रहे हो, उससे ऑसिलेट कराते जा रहे हो आप। यस सर। ठीक है?
सर दो प्रिंसिपल हो गए ना, एक तो सर ये वाला एक्सीलरेशन वाला और दूसरा मोशन वाला। हाँ, एक तो एक्सेलेरेट वाला और एक मोशन वाला, दो चीजें हैं यहाँ पे। तो मेन प्रिंसिपल पहले वाला है कि यू कैन प्रोवाइड अ वेरी हाई एनर्जी टू अ चार्ज पार्टिकल इफ इट इज एक्सेलेरेटेड अगेन एंड अगेन बाय a charge particle सर yes सर समवन नेम अली अफजल ने हमारा माइक ऑफ कर दिया सर। तो सर मैं आपका तो पूछ रही थी सर। वो गलती से कर दिया होगा, ऑन कर लो। कर लिया मैं, और कहा सर ऐसे कैसे। वो गलती कई बार हो जाता है गलती से। किसी को डिस्टर्बेंस भी लगता है ना, कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि सामने वाले बच्चे शायद भूल गया, तो कई बच्चे बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। तो अ चार्ज पार्टिकल कैन बी प्रोवाइडेड, क्या बोलेंगे, वेरी हाई एनर्जी क्या लिखूं यहाँ पे, बाय सर क्रॉसिंग इट बाय अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉसिंग इट मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन। यस सर, बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपने किताब वाली बात बोल दी है। यस सर, ये थोड़ा सा देखा था। तो a charge particle can be provided very high energy by crossing it through moderate electric field again and again by use of strong magnetic field। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है। आई होप ये प्रिंसिपल सबको समझ में आया होगा कि बार बार हम एक्सीलरेट जो करा रहे हैं उससे हमारी जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है। ठीक है, यस सर। तो इसका भाई डायग्राम वगैरह सब लोग बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, पेपर वेपर में आएगा तो बना सको ताकि आराम से। ऑसिलेटिंग वोल्टेज सोर्स हम एसी लगा के अटेंड कर सकते हैं। एसी लगा के हम क्या वोल्टेज अटेंड कर सकते हैं? यहाँ पे नॉर्मल एसी से काम नहीं चलेगा, लेकिन लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मल एसी से काम नहीं चलेगा। मतलब आपको सेट करना पड़ेगा टाइमिंग उसका, ताकि उससे सिंक्रोनाइज कर जाए। उसकी फ्रिक्वेंसी और जितने टाइम इंटरवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक की से दूसरी दी जा रहा है, अगर दोनों को सिंक कर देंगे तो जो वोल्टेज सोर्स है वो प्लस माइनस में ऑसिलेट हो जाएगा और काम हो जाएगा। हाँ, तो वो को सिंक्रोनाइज आपस में होने चाहिए ना, तो तब जाके आपका काम होगा। सर उसकी फेज डिफरेंस और फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट, बिल्कुल वो सब देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में अगर घूम रहा है तो आपने इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग। टाइम पीरियड जो होता है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मोमेंटम कितना होगा, तो सब ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से दोबारा निकालने की जरूरत तो नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके हो सब। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैं फॉर्मूला दोबारा ड्राइव नहीं कर रहा, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो तो खुद हम निकाल सकते हो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देख लेना। इसको हम फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है उसका टाइम पीरियड वगैरह तो आपको पता ही है कितना टाइम पीरियड होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। जो घूम रहा है पार्टिकल सर्कल में, है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपसे अगर ऐसा पूछ लिया उसने कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगी या वो मैग्नेटिक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो घबराना नहीं है, वो सेम चीज़ है, वो ये आपने जो अभी पढ़ा है सब कुछ वो सेम है। तो आर आपको पता है, आर आपका एम बी बाई क्यू वी होगा, उससे आप टाइम पीरियड निकाल लोगे, फिर उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, तो आपको सब पता है। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, घबराना नहीं है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। लो, हो गया सर।
हो गया? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग यूजुअली पॉजिटिव पार्टिकल में प्रोटॉन वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल वगैरह के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज नहीं करते साइक्लोट्रॉन। इसका कोई रीजन है क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव भी तो सेम काम करेगा, नेगेटिव पे मैग्नेटिक फील्ड भी काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा, तो इशू क्या है? कर तो सकते हैं यूज। इफेक्ट का पोजीशन सर उसके मास में वेरिएशन आ सकता है। उसका सर फायदा मास, ही होगा, मास पे मास तो कम होता है उसका। हाँ तो फायदा होगा, मैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कर सकते हैं यूज तो। सब बहुत छोटा होता है, हम उसको ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, स्टडी नहीं कर, ठीक ही है। प्रोटॉन भी तो छोटा ही होता है, प्रोटॉन कौन सा बड़ा होता है? मैंने उससे और छोटा होगा इलेक्ट्रॉन, बस यही तो होगा। और कोई रीजन किसी को पता है? इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम होगा पॉजिटिव चार्ज से, तो नहीं करा सकते। पोटेंशियल तो आप क्रिएट करोगे ना, Q इंटू वी जो होता है, वी तो आप फील्ड लगा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, तो आप वो तो आप लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा डिपेंड कर रहा है वो। सर शायद काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा इंक्रीज ना हो पाए उससे। काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा इंक्रीज तो हो जाएगा, किसका होगा? होगा नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी? R² Q² B²/2m आ रही थी। तो यहाँ पे अगर Q तो सेम है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का Q सेम है, B सेम है, R भी सेम है, तो M कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो और हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका रीज़न ये होता है, किसी को नहीं मालूम? इसका रीज़न ये होता है एक्चुअली, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। इफ अ साइक्लोट्रॉन, in a cyclotron, if the frequency of proton is 5 megahertz, the magnetic field सर हाँ जी, सर जब इलेक्ट्रॉन का मतलब मास तो कम होता ही है, तो मास कम होगा तो फिर स्पीड ज्यादा होगी उसकी, और हाँ। स्पीड ज्यादा होगी तो क्या पता वो बाहर निकल जाए। तो हमें क्या प्रॉब्लम? बाहर तो निकलना ही है फाइनली उसने, तो हमें तो अच्छी बात है, ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा। सर शायद वो डिवाइस इतना हाई टेक नहीं है कि इतने स्मॉल समझ कंट्रोल ना कर पाए। हाँ। ओके, अच्छा इसका रीजन आपको बता देता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में एक्चुअली क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास बहुत कम है, तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होगी? एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे स्पीड जो है आपकी, काइनेटिक एनर्जी या स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है अगर मास कम है तो, है ना? तो इसकी स्पीड जो होती है चेंजेस सडनली, मैंने बहुत तेजी से बढ़ती है, स्ट्रिक्टली चेंजेस वेरी रैपिडली। अब उससे क्या प्रॉब्लम आती है फिर? सर कंट्रोल नहीं कर पाएगा शायद साइक्लोट्रॉन इसे। हाँ, उससे क्या होगा कि एक्चुअली आपको जब वो डी में घूम रहा है ना, तो आपको बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो आपकी एक लिमिट होगी फ्रीक्वेंसी, आप कितनी उससे चेंज कर पाते हो तेजी से। अब मान लो प्रोटॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो आपको 1 सेकंड में 1 लाख बार चेंज करनी है, क्योंकि वो 1 लाख बार वो कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना तेज भागता है, इतनी तेज स्पीड एकदम से गेन करता है या चेंज करता है कि आपको फ्रीक्वेंसी हो सकता है 1 सेकंड में आपको 1 करोड़ बार चेंज करनी पड़ जाए या 20 करोड़ बार चेंज करनी पड़ जाए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आपके उतने डिवाइस ही नहीं होंगे इतने स्मार्ट कि उसको चेंज कर पाए। तो ये क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी और जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होंगी वो आपस में फेज में नहीं आएंगी, है ना? आपको फेज में चाहिए दोनों, कि जब वो पार्टिकल डी से बाहर निकल रहा है तो उस समय पोलैरिटी रिवर्स हो जाए हमारी एकदम से, हमें चाहिए। तो हम प्रोटॉन में कर पाएंगे कि हम उसको जो है साथ साथ में, जब पार्टिकल घूम के आ रहा है, चक्कर काट के आ रहा है, तो हम फ्रीक्वेंसी भी रिवर्स कर दें। लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बहुत तेजी से घूम के आ जाता है वापस, तो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, तो आपस में आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, तो फिर वो ढंग से घूम नहीं पाता इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे इसको यूज नहीं किया जाता। तो प्रोटॉन में स्पीड रैपिडली चेंज नहीं होती? नहीं, प्रोटॉन का क्योंकि मास वो है ना ज्यादा है, तो उसकी उतनी स्पीड चेंज नहीं होगी ना। यस सर मतलब कम मासों पर इतना भी कम नहीं हो कि वो कंट्रोल ही ना हो पाए।
हाँ, इतना भी नहीं हो कि बहुत तेजी से जो है मैंने आपको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाए। तो एक इट गोज आउट ऑफ फेज विद द ऑसिलेटिंग वोल्टेज, तो ये इसका रीजन है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूजुअली हैवी पार्टिकल ही यूज करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल। 0.314 टेस्ला। 0.314 टेस्ला ऑप्शन में तो ऐसे ही है, हाँ लगभग। यस सर। ऑप्शन में दिया हुआ 0.389 और 0.33 0.33 दिया हुआ है। तो देखो एक बार इतना आ रहा है क्या? सर अप्रॉक्स कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है इस बार, तो सब लोग देखो। टाइम पीरियड आपका होता है 2πr/v, 2πr माने कि m v/qb, तो ये आपका ये आता है। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको देखना है। सबको पता है इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन का 400 पता ही होगा खैर। यस सर। मास कितना होता है? सर 1.435 into 10⁻⁻27 kg। नो नो 1.435 435 तो नहीं, 1.67 67 -27 मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10⁻⁻31 10⁻31 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन का यूज करना है, तो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज उससे सॉल्व करना है। देखिए आंसर इसके क्लोज आ रहा है। आया आंसर सबका? नहीं आया? QB/2πm Q सर डन। B by डन। अच्छा, डन सबका? नो सर, एक मिनट। करो फटाफट। डन। 1.6 होता है क्या? सर 0.314 आ रहा है। 0.314 आ रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। 0.314 टेस्ला। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो यानी कुल मिला के बात यह है कि साइक्लोट्रॉन में कोई नई चीज नहीं होती। साइक्लोट्रॉन में आपका जो भी होता है वो सब आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसी से होता है। ठीक है, जो आपने पुराने फॉर्मूले पढ़े, ये आर वाले, टी वाले, एफ वाले, तो कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पे। केवल ये वाला फॉर्मूला एक जो रिलेटिविस्टिक मास का है
ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये यूज करना पड़ता है, अगर क्वेश्चन में तो यूज नहीं करते हम, लेकिन थ्योरी में लिखना पड़ता है, अगर थ्योरी में आएगा ये तो। ठीक है, ओके, आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब जो है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी समझ लेते हैं। हम लोगों ने अब तक जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स वगैरह निकाले हैं वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाले हैं। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल समझ लेते हैं, सब लोग समझ लें। LHL तो फ्लेमिंग के दो रूल हैं, एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। तो अभी हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड काफी देर बाद आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से क्या निकलता है हमारा? टू फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, या तो प्लेस्ड इन B और चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन पे फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज होता है। तो क्यू V क्रॉस P जो आपने किया था वैसे ही है लगभग, तो डायरेक्शन के लिए यूज होता है। लेट अस सी क्या होता है रूल। ठीक है, तो सर हम तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला यूज करके भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड भी देख लो क्या होता है। तो इसके लिए देखो, सब लोग कैमरे में दिख रहा होगा हाथ, लेफ्ट हैंड दिख रहा है सबको? यस सर। है ना? तो यहाँ पे तीन चीजें हैं ना, ये थंब है आपका, ये मिडिल फिंगर और दूसरा वाला फिंगर, इसको फोर फिंगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये तीन फिंगर हैं आपके। तो यहाँ पे जो है ये तीन फिंगर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहली बात तो जब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड होना चाहिए और तीनों फिंगर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, दूसरी बात, फिंगर को कोई ऐसे नहीं करेगा। बच्चे क्या करते हैं, जब निकालते हैं तो कई बार वो ऐसा करंट इधर को दिया होता है तो, या कुछ और चीज इधर को दी होती है तो ऐसे कर लेते हैं फिंगर को चेंज। ये फिंगर फिक्स है कि अगर अंगूठा ऊपर है तो ये वाला फिंगर सामने है और ये वाला फिंगर मेरे राइट साइड को जा रहा है, तो ये फिक्स है। अगर मान लो उसने करंट वरंट की डायरेक्शन चेंज की तो आप हाथ को ऐसे तो मोड़ सकते हो कैसे भी, लेकिन इनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते आप, ये फिक्स है। समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। बच्चे जब करंट इधर उधर होता है कि ईस्ट में जा रहा है वेस्ट में जा रहा है, बच्चे यूं कर देते हैं क्योंकि उनको ये इजी लगता है, तो गलत आंसर आ जाता है इससे। तो ऐसे रखना है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये जो फिंगर होता है आपका, इसको मान लो कि सेंट्रल फिंगर है, तो सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, C फॉर करंट, तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये थंब है आपका, थंब सबसे स्ट्रांग होता है तो थंब से फोर्स रिप्रेजेंट होता है, ये मान लो। और जो बाकी बचा उससे क्या रिप्रेजेंट होगा फिर? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका करंट आ गया या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, जो भी है, करंट बोलते हैं इसको, इसे करंट अगर है ये और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर हमारा करंट मान लो इधर को जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो और फील्ड ऐसे सामने की तरफ है तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ को लगेगा। ठीक है, अब करंट क्या होता है? करंट इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं करंट तो, लेकिन मान लो करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसको ऐसे घुमा दूंगा हाथ को। तो अब ये अगर मान लो नेगेटिव पार्टिकल इधर को जा रहे हैं तो करंट इधर को होगा, फिर उल्टा होगा, तो मैं फिर करंट को इधर को करूंगा, तो करंट अब इधर को आ गया, फील्ड सामने ही है अभी, तो फोर्स किधर को आया? अब फोर्स किधर को आया? तो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आया। तो अगर देखो, अगर आपका पॉजिटिव पार्टिकल इधर को जा रहे हैं तो करंट मैं इधर को मानूंगा, लेकिन मान लो मेरे नेगेटिव पार्टिकल इधर को जा रहे हैं तो करंट को उल्टा मानना पड़ेगा, तो करंट को फिर मैं इधर को मानूंगा, फील्ड मानना मेरा इधर को है, तो फोर्स फिर किधर को आएगा? नीचे, डाउनवर्ड आएगा। तो इसका यूज करके अगर मान लो कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसको मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, वायर को अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अपने फील्ड में नहीं,
वायर का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है एक, लेकिन अपना फील्ड अपने पे फोर्स नहीं लगाता। अगर मैं किसी बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रख दूं तो मैं उस पर फोर्स निकाल सकता हूं। फोर्स किधर को लगेगा? यस सर। यस सर। निकाल सकता हूं, ठीक है। तो एक निकाल के बताओ मुझे, इसमें किसी को डाउट तो है तो बताओ। हाँ, सर अभी आपने बोला ना अपना फील्ड अपने पे फोर्स नहीं लगाता अपने वायर पे, यूजुअली हाँ नहीं लगाता। नहीं, अपने फील्ड से क्या फोर्स लगेगा, मतलब कैसे लगाओगे फोर्स? अगर मैं अपने हाथ से अपने पे फोर्स लगाऊं तो मेरे को कुछ भी फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो इंटरनल फोर्स होगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, एक्शन रिएक्शन। सर ऐसा कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है? मैथमेटिकल रीजन अभी चलो आप अभी देखोगे फोर्स, तब देखना वहाँ पे मैथमेटिकल रीजन क्या हो सकता है। वायर का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे लगा सकता है, लेकिन पूरी मैंने जो वायर है वो अपने पे, मैंने वो एलिमेंट अपने सेम एलिमेंट पे नहीं लगा सकता फोर्स, उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो रीजन नहीं है इसका, रीजन ये मान लो एक्शन रिएक्शन मान लो अभी, तो कि एक्शन रिएक्शन होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप अभी डिटेल में पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सब लोग स्क्रीन पे आ जाओ। ये एक वायर है, इस पे इधर को करंट फ्लो कर रहा है और ये ऐसे फील्ड में मान लो रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स किधर को लगेगा? सर एक बार और बता दीजिए क्वेश्चन। ये एक वायर है, उसमें एक करंट है I और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको बताना है कि इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण किधर को फोर्स लगेगा। सर लेफ्ट। लेफ्ट, ओके। बाकी लोग? यस सर। यस सर, लेफ्ट आएगा। लेफ्ट आ रहा है ना, करंट ऊपर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंगूठा मेरा लेफ्ट की तरफ को आ रहा है। अगर आप लोग कर पा रहे होगे तो अंगूठा आपका इधर को पॉइंट कर रहा होगा। यस सर। कर रहा है पॉइंट, तो है ना, दिस वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है ना। मान लो सेम अगर ऐसा होता कि ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है यहाँ पे, प्लस वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस पे किधर को फोर्स लगता? लेफ्ट पे रखता हूँ। लेफ्ट में ही लगेगा। लेफ्ट में लगेगा, है ना। उससे निकाल के देखो, V क्रॉस B से, उससे भी इधर को आ रहा है। यस सर। V क्रॉस B से अगर मैं निकालूं तब भी ऐसे आ रहा है ना। चाहे आप V क्रॉस B से निकाल लो फोर्स को, और चाहे आप LHL से निकालो, दोनों से फोर्स इधर को ही आ रहा होगा। रूल या लॉ, दोनों से इधर को आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। ठीक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है ना कि पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, किधर को फोर्स लगेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऑल द क्वेश्चन यू हैव डन टिल नाउ कैन बी डन बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आल्सो। तो आप लोग ट्राई सर करना। राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं सर। राइट हैंड कौन सा? राइट हैंड कौन सा? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब वाला पहले आपने बताया था। राइट हैंड थंब तो क्रॉस वाला प्रोडक्ट के लिए ना, क्यू V क्रॉस B के लिए अगर हाँ, निकालोगे। सर जैसे क्रॉस वाले से कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। हाँ, क्रॉस वाले से भी कर सकते हैं। क्रॉस भी क्या बताता है? फोर्स बताता है एक चार्ज पार्टिकल पे, और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी फोर्स बताता है एक चार्ज पार्टिकल पे। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं सर, फर्स्ट क्लास में आपने वो राइट हैंड से ही बताया था ना। राइट हैंड क्या, फ्लेमिंग या थंब? थंब। थंब, थंब तुम लगा ही रहे ना। जब मैंने V क्रॉस B लगाया तो मैंने हाँ वही तो सर, किया मैंने। उसकी जगह हम वाला भी लगा सकते हैं ना। उसकी जगह हम LH ये लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। ये बोल रहे हो आप? नहीं सर, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब की जगह क्या लगाना चाहते हो आप? सर क्रॉस वाले की जगह राइट हैंड थंब वाला, तीन वो तरीके तो हो एक जाएंगे ना। वो तो एक ही चीज है। राइट हैंड क्रॉस कैसे निकालते हो आप? क्रॉस मतलब थंब से तो निकालते हो, राइट हैंड थंब से तो निकालते हो क्रॉस। कैसे निकालते हो आप क्रॉस? ये सब जगह से वेक्टर से, वेक्टर वाला जो। I क्रॉस J से ऐसे करके। यस सर, वो तो अलग चीज होगी ना फिर। हाँ, क्रॉस बोल की सकते हो, बोल सकते तीन हो। I तरीके क्रॉस हो J, गए। चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, और चाहे फिर ये लगा लो। हाँ, बोल सकते हो, तीन तरीके हो। बिल्कुल बोल सकते हो। 3 तरीके हो गए आपके पास, ठीक है।
अगर आप किताबों में देखोगे, किताबों में और भी तरीके दिए हुए हैं मैंने, लेकिन वो कोई मैंने साइंटिफिक तो नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ किताबों ने कुछ मेथड बना रखे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक हैं सारे और मैंने ट्रेडिशनल हैं। तो 3 तरीके हो गए आपके पास, आप इनसे निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। सर यस सर। ओके। चलो मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, लेकिन उसको करने से पहले हमें थोड़ा सा और एक चीज देखनी पड़ेगी। चलो पहले इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि एक जो आपकी वायर है, वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था। एक्चुअली कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल, तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर करंट कैरिंग कोई वायर है मान लो, तो करंट कैरिंग वायर में तो कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके आसपास सराउंडिंग में। ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये निकालने के लिए, और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये निकालने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं। उसका नाम क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। लॉ यूज करते हैं। क्या नाम होता है? वैल्यू निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। सर बायट-सेवर्ट लॉ, बायट-सेवर्ट लॉ। तो ये लॉ यूज होता है एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालने के लिए। तो एक्चुअली वायर का भी नहीं बोलेंगे, एक एलिमेंट का निकालते हैं। और अगर कोई वायर है लंबी, तो फिर एलिमेंट के अलग अलग फील्ड होंगे, सारे वायर के अपने जो एलिमेंट होंगे उनको फिर ऐड करना पड़ेगा आपको। तो नेट फील्ड एक पॉइंट पे आ सकता है। जैसे मान लो कोई लंबी वायर है, स्ट्रेट वायर है मान लो, तो ये लॉ आपको एक एलिमेंट के कारण यहाँ पे कितना फील्ड होगा ये बता देगा। अगर आपको पूरी वायर का निकालना है तो फिर सारे एलिमेंट लेके आपको 1 बाय 1 इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज ऑफ द करंट इन दिस वायर। ठीक है, ऐसी वायर है मान लो, या ऐसी कोई वायर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो आपको एक एलिमेंट का बता देगा आपको कि एलिमेंट का कितना होगा, बाकी आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये एक्सटर्नल बताया है ना? नहीं एक्सटर्नल नहीं है, ये वायर के कारण फील्ड है। ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण ये फील्ड है। ओके। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण फील्ड है। ठीक है, यस सर। ओके। तो मान लो कि इसका जो एलिमेंट है उसके कारण यहाँ पे फील्ड स्मॉल बी है। ये किस किस पे डिपेंड करेगा आपके अकॉर्डिंग? किस पे डिपेंड करेगा? सर तो पार्टिकल का डिस्टेंस। सर लेंथ। डिस्टेंस, ओके। और करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शन अभी देखेंगे। चलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। करंट के तो डायरेक्टली करना चाहिए मान लो, ओके। और सर लेंथ पे भी करेगा। लेंथ पे करेगा, और आर पे, आपने बोला आर पे डिपेंड करेगा। आर अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा ज्यादा आएगा? सर कम। कम आएगा सर। कम आना चाहिए। कम आएगा। तो ये क्या कैसे डिपेंड करना चाहिए? इनवर्सली। 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 तो एक्चुअली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं आप, ये करेगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो ये डिपेंड करता है एक्चुअली इस एंगल पे भी डिपेंड करता है। जो एलिमेंट है आपका और ये जो रेडियस वेक्टर यहाँ पे बनाया आपने यहाँ तक का, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो ये पॉइंट आप यहाँ की जगह पे यहाँ पे लेते सेम डिस्टेंस पे, तो थीटा अलग होता, यहाँ पे लेते थीटा अलग आता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका करंट की जो ये एलिमेंट बना, एलिमेंट की डायरेक्शन क्या मानेंगे? आईडीएल, जो करंट की डायरेक्शन होगी इधर को है, मान लो ऊपर को है करंट की डायरेक्शन, तो ये आईडीएल एलिमेंट आपका जो बना, और जो आर वेक्टर बना, इनके बीच में कितना एंगल है, इस पे भी डिपेंड करेगा, है ना? इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यस। यस सर। और सर जो मीडियम है उस पे भी तो करेगा? मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल। अभी मीडियम का भी प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें। तो आपका जो डीबी होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो डीबी जो हमारा होता है, जो फॉर्मूला आपका बनता है, वो बनता है
प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फॉर्मूला तो बना विदाउट मीडियम, मैंने मीडियम कंसिडर नहीं किया, तो ये फॉर्मूला बनेगा। यस सर। अब आप मीडियम अगर आप लोगे तो मीडियम के लिए यहाँ पे जैसे आप वहां पे क्या लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे लेते हैं μ0/4 पाई। ये एक कांस्टेंट होता है। अब आप कहोगे सर ये कांस्टेंट आपने ऐसा कैसे ले लिया μ0/4 पाई, ऐसा बनाते ना μ0 ही बना लेते हैं कांस्टेंट, है ना। μ0 एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट में, यूनिट तो आप निकाल सकते हो भी। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ऐसी वैल्यू क्यों ले रखी है μ0/4 पाई, 10⁻⁷ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, या कुछ और k लिख दें उसकी जगह पे, है ना। ऐसे बोल सकते हैं k लिख देते हैं यहाँ पे, k इज 10⁻⁷, तो है ना, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो एक्चुअली ड्राइव होके आता है ये कहीं और से आता है μ0 जो है, अभी आप आगे पढ़ोगे एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वहां पे आपका देखोगे आपकी ऐसा कुछ आएगा B.dl इक्वल टू μ0I, तो ये कांस्टेंट वहां से आया है, तो वहां पे ये μ0 ही आता है केवल, इसलिए इसको μ0 माना गया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो by4 पाई आती है, तो μ0/4 पाई कर दिया उसे। तो एक्चुअली ये जो है ये बेसिक लॉ है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, पढ़ोगे अभी, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे एक क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है, आप पढ़ोगे थोड़ी देर में, तो वो इतना होता है हमारा, तो वहां पे ये μ0 आता है, तो वहां से ये कांस्टेंट आया, इसलिए यहाँ पे μ0/4 पाई किया गया। अगर मान लो पहले यहाँ आया होता वो कांस्टेंट, तो फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, μ0 की जगह मान लो कांस्टेंट k, पहले मान लो ये फंडामेंटल पहले ये ड्राइव होता k, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता फिर हमें B.dl इक्वल टू सर यहाँ पर 4 पाई k लिखना पड़ता, फिर आपको ऐसा लिखना पड़ता, है ना, यस क्योंकि ये वैल्यू इतनी है यहाँ पे अपॉन 4 पाई है। तो एक्चुअली पहले ये ड्राइव हुआ है, उसके बाद ये फॉर्मूला बनाया, पहले बेसिक फॉर्मूला ये है, तो इसलिए यहाँ पे फिर μ0/4 पाई यूज हो। खैर इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के अभी जो मेरा फॉर्मूला आया वो आया dB इक्वल टू μ/dl साइन थीटा 4 पाई बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये आया। यस सर। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा आया, थीटा की वैल्यू 0 अगर होगी तो साइन ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। मान लो थीटा 0 हो गया या 180 हो गया, दोनों केस में साइन 0 होता है, 180 में भी और यस सर 0 में भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग? अलोंग द एक्सिस कोई पॉइंट ले तो वहां पे कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अलोंग द एक्सिस, वायर के एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। अगर कोई वायर ऐसे है और आप यहाँ पे उसके कारण फील्ड निकाल रहे हो तो फील्ड विल बी 0। इसका मतलब ये आया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्सिस पे नहीं होगा उसकी फील्ड। ठीक है, आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है क्या नाम बोलते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला आ गया मैथमेटिकल टर्म में। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली इसको लिखते हैं हम यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर बना लेते थे ना। तो जो IDL है इसको एक वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो μ0/4 पाई बाय r स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे क्या था हमारा IDL साइन थीटा था, तो IDL क्रॉस r कैप, इसकी जो डायरेक्शन आती है इधर को आती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो IDL क्रॉस r में आती है ना, IDL क्रॉस r। सर एक बार रिपीट करिएगा। देखो ये जो आपका फॉर्मूला था इसमें μ0/4 पाई, तो इसके एक कांस्टेंट है तो मैंने सेम रखा। ठीक है, यस सर। r स्क्वायर को सेम रखा। अब बचा ये, तो IDL एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, IDL के बराबर, जो IDL की वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन
आई की होगी, डीएल की तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, डीएल तो एक लेंथ है, यस सर, आई की डायरेक्शन होगी, आई की डायरेक्शन। आई की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो ये वेक्टर है आई डीएल, उसकी डायरेक्शन होती है जो आई की डायरेक्शन होती है, तो एक वेक्टर बन गया आई डीएल। ठीक है, यस सर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर आर कैप ले लेते हैं। आर कैप क्या है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं आई डीएल क्रॉस आर कैप करूं तो वैल्यू क्या आएगी, आई डीएल क्रॉस यही आएगी ना, आर आइडियल क्रॉस आर करूंगा तो आइडियल इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। अब बी की ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये आइडियल साइन थीटा आ जाएगा। तो मैंने विदाउट चेंजिंग एनी मैग्नीट्यूड मैंने इसको वेक्टर बना दिया, मैंने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, इसका सेम रखा जो था पहले भी, इसको वेक्टर बना दिया। तो मैंने क्या लिखा, dB इक्वल टू आइडियल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब समझ में आया? यस सर, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अब मैं क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं, आर क्यूब, करेक्ट, क्योंकि आर से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आर कैप बन जाएगा, एक आर जो है इससे डिवाइड होगा तो आर कैप हो जाएगा दोबारा। तो नीचे अब आर क्यूब लिख सकता था मैं, तो मैं डीबी को इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। आई थिंक ये समझ में आया सबको जो हमने किया? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट वहां पे क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे? परमिटिविटी। परमिटिविटी, वहां पे परमिटिविटी बोलते थे, है ना? तो यहाँ पे इसे ध्यान रखना है, परमिएबिलिटी है, यहाँ पे परमिटिविटी। अब ऐसा क्यों है वो आप अभी वो चैप्टर पढ़ोगे ना, क्या नाम बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। या आप अभी ईएम वेव पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, यहाँ पे परमिटिविटी क्यों बोलते हैं उसको, यहाँ पे परमिएबिलिटी क्यों बोल रहे हैं इसको। तो वहां पे आप मेरे को याद दिलाना एक बार, मैं आपको बता दूंगा। तो ये फ्री स्पेस है म्यू नॉट, ठीक है, जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट होता था तो वो स्पेस का होता था, लेकिन अगर मान लो फ्री स्पेस ना हो तो क्या लिखते थे फिर हम, के एप्सिलॉन नॉट लिखते थे जब डायइलेक्ट्रिक आता था तो, यस सर, यस है सर, ना? या फिर हम ऐसे लिखते थे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे Yes, लिखते sir. थे, या फिर हम एप्सिलॉन लिखते थे। एप्सिलॉन डायरेक्ट, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखोगे तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट आ जाएगा उस केस में, अगर वो नहीं होगा, या फिर उसको फिर हम म्यू बोलेंगे तो वो फिर उस पर्टिकुलर मीडियम का म्यू होगा। अभी म्यू नॉट जब हम बोल रहे हैं तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक करते हैं, कल इसकी अगली क्लास में मतलब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन अब क्या होती है। काफ़ी एप्लीकेशन है इसकी, तो देखते हैं कैसे कैसे इसमें हम निकालते हैं। ठीक है, फिर टेस्ट में कहाँ तक आएगा, इस टेस्ट में कहाँ तक आएगा, टेस्ट में यहाँ तक डाल देंगे हम लोग जो हमने पढ़ा है साइक्लोट्रॉन तक, और प्लस आपका शायद वर्क एनर्जी पावर आने वाला है मेरे ख्याल से इस बार। यस यस सर। तो वर्क एनर्जी पावर और प्लस यहाँ पे साइक्लोट्रॉन तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पूरा पार्ट हमने पढ़ा है अभी, आई थिंक लास्ट टेस्ट में बाकी तो हो ही गया था ना, कैपेसिटर तो हो ही गया था लास्ट टेस्ट में मेरे ख्याल से, यस सर, हो गया। तो मैग्नेटिज्म हमने जो भी पढ़ा अभी तक शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारा, और प्लस वर्क एनर्जी पावर,
ठीक है। सर वर्क एनर्जी बाहर में सारे टॉपिक आएंगे ना, कोलिजन सारे और सब हाँ, कोलिजन भी इंक्लूडिंग कोलिजन। ओके। ओके चलिए, तो ठीक है, क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टिल देन फिर मिलते हैं अगली क्लास सर में। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बिल्कुल, अब जिसको क्वेश्चन पूछना हो डाउट पूछ सकते हैं, बाकी लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ जी सोमिल। सर क्वेश्चन ऐसा था कि एक वायर है और उसके अराउंड एक पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे थे। अच्छा सर अभी हम देख रहे थे एक इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक फ्रेम से देख रहे थे जहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, और हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया और ऐसा फ्रेम चूज किया कि जिसमें हम भी मूव कर रहे हैं सेम अच्छा वेलोसिटी से। अच्छा। तो इसके अंदर फिर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो जीरो हो जाएगी हमारे लिए। हाँ हाँ सर क्वेश्चन है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो हो जाएगा फिर? हाँ, एक्चुअली आपने अगर एससीओ में देखोगे, एससीओ में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल एंटर किया, ठीक है, तो आप अगर इसको निकालोगे इस पे फोर्स, तो आई थिंक V क्रॉस B से फोर्स इधर को आ जाएगा, है ना। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो, ठीक है, तो ये Q V क्रॉस B फोर्स आया, उससे मूव कर गया। तो कौन से फोर्स के कारण मूव किया, ये कौन सा फोर्स है ये? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? जब वेलोसिटी होती है पार्टिकल में, तब लगता है। यस सर। अच्छा, अब मान लो आप भी साथ में मूव कर रहे होते पार्टिकल की स्पीड से ही, तो आपके हिसाब से पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती? जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, लेकिन पार्टिकल तो इधर को मूव करेगा ही आपके हिसाब से। तो पार्टिकल अभी ऐसे मैंने पैरेलल चल रहा था, फिर थोड़ी देर में इधर को हो जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड ने तो फोर्स लगाना नहीं चाहिए था। यस। मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाना नहीं चाहिए था, तो फिर ये इस पार्टिकल पे फोर्स कहां से लग गया? ये क्वेश्चन अराइज होता है ना। तो उसमें एक्चुअली ये लिखा है कि ये जो फोर्स हैं सारे, दे आर ऑल द फ्रेम डिपेंडेंट। जो फोर्स हैं सारे, ये मैग्नेटिक फोर्स और वगैरह वगैरह, ये सब फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स हैं, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का आपस में रिलेशन है। कहीं पे जो है मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वेलोसिटी एंड अदर थिंग्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो दे आर इंटर कन्वर्टिबल थिंग्स, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं इसे फोर्स को। तो ये फ्रेम डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी के साथ साथ फील्ड का जो इफेक्ट है वो, या फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। सर तो मतलब अगर हम इस फ्रेम में देखें तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स? इस फ्रेम में अगर हम देखें तो यस, इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि आप जो है एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, और जब मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई मूव करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इस पे। अभी आप देखोगे इसको, जब वो पढ़ोगे ना आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको। सर इस प्रॉपर्टी को हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं? नहीं, हमारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं आता यूजुअली, और मैंने ऐसा कोई देखा नहीं लगाते हुए कि ऐसा कभी होता है। अब देखना, आप ट्राई करके ऐसा कुछ लग जाए कहीं पे, तो अच्छी बात है। ओके सर। तो यूजुअली तो नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये पूछना था। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन है। बोलो 1 by 1। अरे कोई बोल लो यार। सर आपने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो सर ये क्यों जाते हैं, इसका रीजन एक बता दो आप मुझे। चार्ज डिफरेंट है ना दोनों का, चार्ज अलग है ना भाई। प्लस चार्ज मान लो इधर को जा रहा है, सर उनके चार्ज जैसे डिफरेंट होता है तो उस वैल्यू की वजह से वो अलग अलग रिफ्लेक्ट करते हैं। उस नेचर की वजह से, क्योंकि ये मान लो प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q V क्रॉस B होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन के केस में क्या लिखोगे? -E V क्रॉस B लिखोगे, फोर्स उस पे। यस सर। और प्रोटॉन के केस में क्या लिखोगे? E V क्रॉस B। V तो दोनों का सेम है, V वेक्टर सेम है दोनों के लिए, B वेक्टर सेम है, लेकिन ये चार्ज एक का माइनस एक का प्लस है। तो एक का फोर्स अगर लेफ्ट पे लग रहा होगा, मान लो ये लेफ्ट पे है, तो ये राइट पे लगेगा।
एक उसके माइनस और प्लस के चार्ज की वजह से। बिल्कुल माइनस की और प्लस की वजह से। यस सर। ठीक है। और सर जो भी आपने पढ़ाया था बायो-सैवर्ट्स लॉ, इसमें आपने हम्म। बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, तो वो कैसे है? मैंने एक्सपेरिमेंटली पाया गया, इसका कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि क्यों ऐसा होता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, ग्रेविटेशन लॉ होता है आपका तो इनवर्स स्क्वायर होता है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना उसको। एक्सपेरिमेंटली है ये। ओके सर, ओके, और थैंक यू बताइए क्या। सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, आप पूछ रहे थे कुणाल कुछ। सर क्वेश्चन ये है कि दो प्लेट्स हैं और वो रखी है हॉरिजॉन्टल रखी है, ओके। और हमने किसी किसी भी तरीके से मतलब या तो लाइट इंसिडेंट करा के वर्क फंक्शन से ज्यादा एक जो प्लेट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एमिट करवा लिया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन। ओके, ऐसा है मान लो। ठीक है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है अपवर्ड है, ऐसा दिया हुआ है। डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सबसे पहले तो जो मैंने इलेक्ट्रिक वो इंसिडेंट लाइट दिया वर्क फंक्शन के थोड़ी सी बड़ी दी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वो एक्सेलरेट होगा चार्ज, बिल्कुल। तो उसकी ऊपर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब पहले वेलोसिटी जीरो थी तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो था, अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो टेंजेंशियल फोर्स है मैग्नेट का वो भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक हाँ, फील्ड। ठीक तो है। सर इसका जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटेड मोशन भी है ऊपर की तरफ, और ये टर्न भी होता जा रहा है, तो इस हाँ। इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा? ये एक्सेलेटेड भी है और वो भी हो रहा है, तो आपको ओके बात तो सर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, क्योंकि शुरू में क्या होगा, शुरू में तो ये एक्सेलेट करेगा ऊपर, तो एक्सेलेशन तो आपको पता है ई इंटू इससे आ जाएगा। ठीक है। और इधर को जो फोर्स लगेगा इस पे, ये तो वर्टिक उसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा उस पर अगर हम निकालेंगे तो दिस इज द फील्ड, सॉरी करंट। करंट आपका नीचे की तरफ है, फील्ड आपका अंदर है, फोर्स आपका टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली इसमें होगा क्या कि ये पार्टिकल जो है ना, ये इसका आपको हर इंस्टेंट पे निकालना पड़ेगा क्या होगा। ये शुरू में आप देखोगे तो शुरू में तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, तो शुरू में अगर मैं पूछूं कि आपका इसका वो क्या है, मैंने पाथ की इक्वेशन क्या है या समथिंग निकालना चाहूं मैं, तो आई कैन राइट कि इनिशियली अगर मैं देखूं तो ये ए वाई है, और ए एक्स जो आपका आएगा यहाँ पे इस केस में वो आपका आएगा एफ बाय मैग्नेटिक फोर्स बाय मास। तो यहाँ से ए एक्स और ए वाई आ जाएगा, तो यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हो। अगर आप बाद की बात करोगे कि मैं लेटर पॉइंट पे देखना चाहता हूँ क्या है, तो आपको मानना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में मान लो इधर को है किसी पॉइंट टाइम पे, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर होगा वो किस तरफ को होगा, तो उससे आपका एक वो निकलेगा एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से निकलेगा, वो तो इधर को आएगा हमेशा ही, तो ये तो सेम रहेगा आपका, ये तो चेंज होगा नहीं। ई इंटू ई बाय एम, सॉरी, तो ये तो आपका सेम रहेगा वाई वाला, लेकिन एक्स वाला आपका जो बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो आपका चेंज होता रहेगा। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट आपको निकाल के फिर समथिंग कुछ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली। मैंने ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब v आपका इधर को है मान लो, तो v की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v क्रॉस b अगर आप निकालोगे तो v इधर को है, b अंदर को है, तो फोर्स आपका जो लगेगा वो v नीचे मानना पड़ेगा। वैसे v नीचे है और फील्ड अंदर है, तो फोर्स आपका ऐसे कुछ लगेगा ये वाला मैग्नेटिक। सर जो शुरू में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी वेलोसिटी सिर्फ अपर डायरेक्शन में मतलब बहुत जीरो होगी, तो शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जैसे जैसे वो सब्सटेंशियली इंक्रीज करता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट की साइड में मूव करता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो वो है इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट वेट करो, यहाँ पे ना एक लैपटॉप बंद होने वाला है, उसको ऑन कर लूँ, स्विच ऑन। कहाँ से चालू है ये? यहाँ से चालू है। ओके,
हाँ कुलर, अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो आप ये कहते हैं कि शुरू में जो है, आपने क्या बोला कि शुरू में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। हाँ, फिर क्या बोल रहे हो आप? ऊपर को लगेगा। यस सर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ जो रोटेशनल वेक्टर है वो उसी की तरह काम करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो उसको घुमा रहा है। बिल्कुल। तो एक इंस्टेंट ऐसा भी आएगा जब ये एक पीक कर जाएगा और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर वो तीनों परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब सेम प्लेन पे है ये ना, सेम प्लेन पे आ रहे हैं ना ये, तो परपेंडिकुलर कैसे? तो तीन परपेंडिकुलर तो सेम प्लेन में नहीं आएंगे ना। एक मिनट रुको, ये वेलोसिटी अच्छा सेम प्लेन में नहीं आएंगे, हाँ ठीक है, ये आपका अंदर को आएगा मान लो, या तो सही है, एक प्लेन में घूम भी रहा है और एक प्लेन में आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका पाथ हेलिक्स जैसा, फनल जैसा, फनल। अच्छा फनल में, ओके वेट अ सेकेंड, ऊपर तो जा रहा है, इसकी वजह से जाता रहेगा ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इसको जो है जो इलेक्ट्रॉन राइट में मुड़ता जा रहा है, तो एक अगर मैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसको एक्स एक्सिस कह लूं, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी आई कैप हो जाएगी, तो तब मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नीचे लगेगा, तो उसके वजह से वो नीचे घूमने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये स्पाइरली, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से आगे मूव करता है, तो हेलिकल स्पाइरल जैसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। हेलिकल स्पाइरल, लेट मी थिंक। और फनल जैसा भी, इसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। ओके, करंट आपका नीचे है, फील्ड अंदर है, फोर्स इधर को लग रहा है। ओके, फोर्स आपका जो लग रहा है ऐसे है अभी तो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये इधर को लगेगा तो ऊपर जाएगा। फोर्स तो आपका इसी प्लेन पे तो सेम प्लेन पे आ रहा है ना फोर्स तो, लेकिन ये तो है ही पक्का है ना, फोर्स तो इसी प्लेन पे रह रहा है। शुरू में यहाँ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे लग रहा होगा, बाद में जब ऐसे घूम जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये बात ऐसी होगा ना? यस सर। ओके, तो ये वाला फोर्स आपके हिसाब से ये घुमा रहा है इसको, है ना, और ये वाला आगे बढ़ा रहा है। अगर फोर्स सेम प्लेन में तो हेलिक्स नहीं बनना चाहिए, फिर वो स्पाइरल बन जाना चाहिए। हाँ, फिर तो ये स्पाइरल टाइप का बनेगा ना, हेलिक्स तो नहीं बन सकता अगर सेम प्लेन में है तो। सेम प्लेन में है ये, इसको यहाँ को घुमाएगा और मान लो ऐसे जाके कहीं पे फोर्स ऐसे हो गया, अब ये फोर्स ऐसे होगा, ये वाला ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक, उसके बाद फिर ये और घूमेगा मान लो नीचे, तो फोर्स इधर को लगने लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अब भी ऐसे लग रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे घूमता भी जा रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो, फिर ऐसा ऐसा कुछ बन लो अब। ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से फिर तो। माइट भी। चलो देखते हैं, कोई क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो उसको ट्राई करो एक बार, जेई वेई का कोई क्वेश्चन दिख जाएगा आपको तो, है ना, या कल डिस्कस करते हैं क्लास में। वैसे तो पता है क्या करते हैं आजकल, तो अब तो सॉफ्टवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर से देख लेते हैं करके क्या होगा। कोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं ना, तो C++ वाले तो कोड भी कर सकते हो देखो अगर कोड करके कुछ बना सकते हो, या आपको पाइथन में ट्राई करके देखो एक बार कि अगर उस फोर्स को हमेशा परपेंडिकुलर रखना, मैग्नेटिक वाले को, इलेक्ट्रिक वाले को कांस्टेंट रखना, डायरेक्शन भी फिक्स रखना उसकी। हाँ सर, टर्टल्स हो जाएगा, वेक्टर तो हाँ सर ट्राई करना, बना के मुझे वो करना, फिर मजा आएगा। पिक्चर बन जाएगा, भेज दूंगा। ठीक है, पिक्चर भेजना मुझे एक बार कैसे आता है, ठीक है। यस सर। चलो उसको कल देखते हैं फिर बाकी। चलो, और कोई डाउट किसी का? सर वो जो क्वेश्चन था उसमें टाइम दिया होना जरूरी है या हम निकाल सकते थे? आएगा ही नहीं बिना टाइम के, क्योंकि पावर बोला ना उन्होंने, तो पावर तो टाइम पे डिपेंड करती है ना भाई। आपने कोई वर्क किया मान लो, अब वर्क में अगर 1 घंटे में करूंगा तो पावर मेरे को ज्यादा चाहिए, अब मैं 2 दिन में करूंगा वही काम तो पावर कम चाहिए। यस सर वो तो है, लेकिन सर हम मतलब उसमें टाइम निकाल नहीं सकते, हम क्वेश्चन में चाहिए। नहीं निकाल, उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई तो नहीं निकाल सकते ना वो। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, कितने टाइम में हुई है पता ही नहीं कुछ, या कोई और कोई डाटा नहीं दिया जिससे हम निकाल सको कुछ।
ओके सर। तो उसमें कुछ मिसप्रिंट वो होगा, मैंने छुटा हुआ होगा, प्रिंट नहीं हुआ होगा पूरा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, चलो और कोई डाउट सबका क्लियर? चलिए तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए कल तो आईटी वालों से मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, सी यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। नाइट। मैसेज क्या लिख रहे थे आप लोग? कुछ वॉइस ब्रेक, ओके चलिए।